जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट मोमिन सिंह। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इस्तिगासा, और जिसे इंग्लिश में हम कंप्लेंट कहते हैं। अब जब हम सिविल के मामला डील करते हैं और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को देखें तो वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है। मतलब वहां पे जो हम वर्ड बोलते हैं वो सूट बोला जाता है। लेकिन क्रिमिनल के अंदर जब हम मजिस्ट्रेट की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर जो हमारा लफ्ज है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है, और हम उसे कहते हैं इस्तगासा फाइल करना, कंप्लेंट फाइल करना। जब हम क्रिमिनल केस में या क्रिमिनल मामलात में अपनी सुनवाई चाहते हो अदालत के थ्रू, यानी कि मजिस्ट्रेट की अदालत के थ्रू, तो उस वक्त जब कोई क्रिमिनल केस डील करते हुए कोई वकील वहां पर सूट का लफ्ज इस्तेमाल करे तो वो बड़ी एक तशवीशनाक बात होगी कि उसे इन चीजों के जो कि इब्तदाई मराहिल हैं, इन चीजों के अंदर फर्क रखना चाहिए, उसने नहीं रखा। तो ये चीज अपने दिमागों में रख लें कि जब हम सिविल मामला को डील करते हैं तो वहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रायल का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है अदालत के अंदर अपने मौक़िफ़ को रखने का और इंसाफ तलब करने का, अपनी रुदात सुनाने का, तो वो है सूद। लेकिन जब आप क्रिमिनल में जाएंगे तो वहां पर आप इस्तगासा की शक्ल में, यानी कि कंप्लेंट फाइल करने की शक्ल में अपने मामलात मजिस्ट्रेट के सामने रखते हैं, अपनी कहानी मजिस्ट्रेट के सामने रखते हैं। किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस का कंसेप्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने रखते हैं और उससे इंसाफ तलबी की अपील करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये जानने की जरूरत है कि कंप्लेंट क्या है, और क्रिमिनल केसेस में कंप्लेंट कब दायर की जाती है, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है, और इसके इज्राई तरकीबी क्या हो सकती है। अब कंप्लेंट से मुराद किसी शख्स की तहरीरी या जुबानी बयान मुराद लिया जाता है इससे, जो कि मजिस्ट्रेट के रूबरू दूसरे शख्स के बारे में किया जाता है। अब दूसरा शख्स जो है वो कौन सा शख्स है? वैसा शख्स है जो कि मुल्जिम है, जिसके बारे में ये बात कही गई कि उसके किसी इलीगल एक्ट की वजह से दूसरे शख्स को तकलीफ उठाना पड़ी, और वो शख्स किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। अब हमारे एलिमेंट्स देख लेते हैं कि जो हमारी कंप्लेंट है उसके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं। नंबर एक किस्म की तहरीरी या जुबानी शिकायत है। अगर पूछा जाए कि ये सब तहरीरी है तो तहरीरी नहीं है, जुबानी शिकायत भी हो सकती है। दूसरा ये है कि जब हम कहते हैं इस्तगासा फाइल करना तो अल्टीमेट रियलिटी है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश किया जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि दूसरा अहम पॉइंट कि कौन सी अथॉरिटी है कि जिसके सामने आपने अपनी ये दाद रखनी है, तो वो है मजिस्ट्रेट, रूबरू मजिस्ट्रेट होती है। नंबर तीन, किसी मालूम या नामालूम शख्स के बारे में है। तो ये भी आपने देखना है कि ये जरूरी है कि मालूम शख्स हो। क्रिमिनल लॉ में तो आपको पता है ये चीज है कि अगर आप पहले ये चीज पूछी जाने लगे कि यही शख्स है, यही शख्स है, तो मामला कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो मालूम अफराद तो अलग चीज, नामालूम अफराद का अल्फाज भी एफआईआर तक इस्तेमाल होते हैं। तो नामालूम अफराद के खिलाफ भी हो सकती है और ऐसे अशखास के खिलाफ भी हो सकती है कि जिसके बारे में आपको इल्म हो। नंबर चार में देखें तो किसी जुर्म के इर्तिकाब के बारे में होती है, यकीनी तौर पर किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है। और नंबर पांच है मकसद जुर्म के मुर्तकिब को सजा दिलवाना है। अब इसके बहुत अहम इस्तगासा के या कंप्लेंट के पांच इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि बड़े मैंने इजीली आपको बयान कर दिए, और उसको मद्देनजर रखना जरूरी है। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है। हमारा प्लेटफॉर्म है मजिस्ट्रेट की अदालत। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो हम पुलिस के सामने एफआईआर लिखवाते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो पुलिस से होता है वो हमारी एफआईआर के थ्रू होता है। तो क्या एफआईआर भी किसी किस्म के लिहाज से इस तरह की डेफिनेशन में शामिल हो सकती है जिसे हम इस्तगासा कह सकें?
تو آپ نے یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ ہم اس کو اس کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اتھارٹی کا فرق ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ ایک پولیس افسر کے سامنے لکھواتے ہیں، آپ کسی پولیس افسر سے اس چیز کا طالبہ کرتے ہیں. اور کمپلینٹ جو ہے وہ پیورلی ایک جوڈیشل کیپیسٹی کا میٹر ہے، جس کے اندر مجسٹریٹ اپنی پار یوز کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی الگ چیزیں ہیں. اب اس کی تھوڑی سی عام زبان میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز مزید شامل ہوتی ہے. جب کسی مجسٹریٹ کے روبرو ایک شخص تحریری یا زبانی درخواست کرے کہ فلاں معلوم یا نامعلوم شخص نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی استدعا کی جائے، ایسی تحریری یا زبانی درخواست کو استغاثہ کہتے ہیں. اگرچہ پولیس جو مقدمہ مرتب کرتی ہے وہ بھی استغاثہ کہلاتا ہے، تاہم دفعہ ہزار کے تحت پولیس رپورٹ نالش یا استغاثہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم اوپر پڑھ چکے تھے. نالش یا استغاثہ وہی تحریری یا زبانی درخواست ہوگی جو بغرض کارروائی براہ راست مجسٹریٹ کو پیش کی جائے گی، یعنی کہ ہم کسی اور سینس میں یہ ورڈ استعمال نہیں کر سکتے. ایسی زبانی یا تحریری درخواست موصول ہونے کے بعد دفعہ 200 مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ کا فرض ہے کہ وہ مستغیث یعنی کہ سائل کا بیان لے. اگر استغاثہ تحریری ہے تو اس میں تمام واقعات، تفصیلات اور حقائق شامل ہونے چاہیے. مستغیث کے برحلف بیان لینے کا واحد مقصد استغاثہ کی سچائی کو پرکھنا ہے. جب وہ یہ چیز بیان کرتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ برحلف بیان لیا جاتا ہے، جسے ہم بیان حلف بھی کہتے ہیں، کہ بھئی اوتھ دے کہ واقعی ایسی چیز ہوئی اور اس کی سچائی کو پرکھنا اہم ہوتا ہے. اور مزید کارروائی کے لیے صفحہ مثل پر معقول ریکارڈ بصورت شہادت لانا ہے تاکہ حقائق کا تعین کیا جا سکے اور عدالت کو مکمل اطمینان حاصل ہو کہ جرم کے ارتکاب کی کافی وجوہ موجود ہیں. تو یہ اس کے بیسک پوائنٹس آتے ہیں کہ جو چیز مد نظر اس میں رکھی جاتی ہے. اب اس میں کیا معاملات آتے ہیں کہ مستغیث کا بیان ریکارڈ کرنے اور سرسری شہادت قلم بند کرنے کے بعد مجسٹریٹ کو مندرجہ ذیل معاملات نمٹانے چاہیے. اب یہاں تک بات ہو گئی کہ ایک سائل نے اپنی مکمل طور پر رداعت سنا دی اور اس نے اپنا ورشن پیش کر دیا بیفور میجسٹریٹ. اب دوسرا پوائنٹ ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ میجسٹریٹ کی کیا ذمہ داریاں آتی ہیں اور وہ کیا کچھ کرے گا. اگر میجسٹریٹ محسوس کرتا ہے کہ استغاثہ میں جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کی سماعت کا اختیار حاصل نہ ہے تو وہ دفعہ 201 ضابطہ فوجداری ساتھ ساتھ سیکشن سے ہے وہ نوٹ کرتے جائیں. یہ ہے 201. اس کے تحت مندرجہ ذیل معاملات دیکھے گا. پہلے پر کیا ہے، اگر استغاثہ تحریری ہے تو اس پر عبارت ظہری تحریر کر کے اسے مجاز عدالت میں بھجوا سکتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے اس کے اوپر کومنٹس کر دینے ہیں اور اس نے اس کو مجاز عدالت کے پاس بھجوا دینا ہے اس اوفینس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں یہ اپنا ضابطہ فوجداری ہے اس کے اسکیجول میں لکھ دی جاتی ہے کہ کون سی اتھارٹی کس قسم کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے. نمبر 2، اگر استغاثہ یا نالش زبانی ہے. اب ہم دو چیزیں پڑھ رہے ہیں نا کہ ریٹن شیپ بھی ہو سکتی ہے، بائی ورڈز بھی آپ بتا سکتے ہیں، زبانی طور پر بھی بتا سکتے ہیں. تو اب زبانی ہے تو کیا زبانی جو ہے وہ زبانی ہی رہے گی کہ اس کا کچھ اور بھی ساتھ کرنا ہوگا؟ تو وہ پوائنٹ نمبر 2 میں ہے کہ اگر استغاثہ یا نالش زبانی ہے تو مستغیث کو مجاز عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر سکتا ہے. وہ اسے بتائے گا کہ بھئی میں اس کا اختیار نہیں رکھتا، اس کی مجاز جو کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی کورٹ ہے وہ فلاں ہے، تو آپ جو ہے اپنا معاملہ اس کے پاس لے جائیں. اب اس کا دوسری ہمارا پارٹ ہے اس کا دفعہ 202 مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے دفعہ ہزار کے تحت.
अब वो क्या क्या अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, वो 3 तरह के इख्तियारात हैं। मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा दायर किया गया हो और वो इसकी समाअत का मिजाज हो, यानी कि उसने ये चीजें देखनी है इस्तगासा दायर करते हुए एक शख्स ने। उसके बाद आता है इसके पास नालिश जेर दफा 109, सॉरी 190 झैली दफा 3 साद फे भेजी गई हो। साद फे जहाँ पे लिखा जाता है वो हम ज़ाब्ता फौजदारी का शॉर्ट टर्म जो है वो हम लिखते हैं इसमें, कि उसके पास नालिश जेर दफा 190 और उसका सब सेक्शन जो है 3, उसके तहत आपने ये जो चीज है ये भेजी है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नालिश इसे जेर दफा 191 192 साद फे मुंतकिल की गई हो। तमाम मजिस्ट्रेट इल्जाम अलह की हाजिरी या जबरन हाजिरी का हुक्मनामा अल्तवा में डालकर इस्तगासा या नालिश की सदाकत को परखने के लिए उसे नंबर 1 बगैर गौर अपने पास रख सकता है। नंबर 2, बगैर तहकीकात किसी पुलिस अफसर या दीगर अफसर को भिजवा सकता है। अब एक मजिस्ट्रेट है, उसके पास आ, ये इस्तगासा पड़ा है, ठीक है, ये चीज मौजूद है, तो उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसने इंक्वायरी करनी है इस चीज की कि भाई ये जो इस्तगासा है ये कितनी हद तक तहकीकात इसकी की जाए, ये हकीकत पर ये मबनी है, तो किस तरह के लोगों को भिजवा सकता है। तो कहने का मकसद ये है, वो कहते हैं कि वो इस मकसद के लिए पुलिस अफसर को भी हदायत जारी कर सकता है कि उसके बारे में उसको मुकम्मल तहकीकात करके दे। अगर अदालत की तरफ से नालिश दायर की गई हो, यानी अदालत अज खुद मुस्तगीस हो, जब तक दफा 200 कानून हाजा के तहत बयान हल्फी ना लिया जाएगा। अब देखिए, एक इंडिविजुअल पर्सन आता है तो उसका बयान हल्फी लिया जाता है, क्योंकि बाज औकात एक बहुत मेन चीज ये भी आती है कि कोई शख्स किसी और दुश्मनी के तहत दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है, तो इसी वर्शन को ऑथेंटिक करने के लिए ओथ लिया जाता है कि ये हकीकत में मबनी है भी कि नहीं। लेकिन जब एक अदालत खुद मुस्तगीस हो तो फिर इस सिलसिले में बयान हल्फी की जरूरत नहीं होती। सेशन जज बगैर तहकीकात मामला मुतहद मजिस्ट्रेट को भी भिजवा सकता है। अब देखिए कि अपने से जो निचले अथॉरिटी है, जिसे पावर्स डेलीगेट की गई हैं, वो इस मामले में हेल्प कर सकते हैं अपनी ऑफिसर्स की। कोई भी शख्स जो मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर ना हो, वो इस इससे मामला बगैर तहकीकात भिजवा सकता है, तो सिवाय बिला वारंट गिरफ्तार करने के एक इंचार्ज थाना पुलिस अफसर के तमाम इख्तियार रखता है। अब इसमें थोड़ी सी ये चीज भी आती है कि हम यहाँ पर पॉइंट पढ़ रहे हैं किसी चीज को सर्च करने का। अब सर्च करने के लिए बाकायदा तौर पर अथॉरिटीज मौजूद होती हैं, लेकिन बाज दफा किसी प्राइवेट पर्सन जो है उसकी हेल्प भी ली जा सकती है और इस सिलसिले में उसे अथोराइज किया जाता है। हाँ, अलबत्ता उतनी हद तक वो अथोराइज नहीं होता कि वो अपने आप को पुलिस अफसर समझकर वो इख्तियारात का इस्तेमाल भी करने लगे जो उसके नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक प्राइवेट पर्सन को भी तहकीकात के लिए रखा जा सकता है, लेकिन उसको महदूद इख्तियार दिए जाएंगे। वो इस तरह के इख्तियार इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकता जैसे कोई इंचार्ज थाना इस्तेमाल कर सकता है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे इस्तगासा से मुतल्लिक कि हमारा क्रिमिनल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो सकता है, सिविल से किस तरह से मुख्तलिफ है, एक मजिस्ट्रेट की इसमें जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसमें क्या कुछ देखना होता है। फिर इसके साथ मैंने इसमें ये भी बताया कि हमारा जो इस्तगासा है उसके कंटेंट किस नोयत के हो सकते हैं, मालूम अफराद भी हो सकते हैं, नामालूम अफराद भी हो सकते हैं, तहरीरी हो सकता है, जुबानी हो सकता है। तहरीरी हो तो क्या करना है, जुबानी हो तो क्या करना है। अगर आप किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास चले गए हैं कि जिसके इख्तियार नहीं है, तो इस चीज का ड्यूटी बाउंड है कि वो आपको सही जगह पर पहुंचाए, वो उसको सही जगह पर आपकी कंप्लेंट लगवा दे कि भाई जो कॉम्पिटेंट अदालत है वो ये बनती है, आप जो है वो इसके पास जाए। फिर तहकीकात के हवाले से बताया गया कि वो तहकीकात जो है वो करवा सकता है, उसके लिए वो
اپنے سے نچلے شخص کو استعمال کر سکتا ہے اس سلسلہ میں، تو اسے کہے کہ بھائی مجھے تحقیقات کروا کے دیں، یا بعض دفعہ دیگر واقعات میں وہ ایک پولیس افسر سے بھی جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے مدد، کہ بھائی اس سلسلے میں انویسٹیگیشن کر کے مجھے پراپرلی اس چیز کا بتایا جائے۔ اور جو استغاثہ ہے وہ ایک بیان حلفی کے تحت جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے، اور جو شہادتیں ہیں وہ بھی قلم بند کی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ آتا ہے کہ ایک پراپر پروسیڈنگ سائنس کی، کہ جو ایک کمپلینٹ، جو کرمنل کمپلینٹ ہے وہ لکھوانے کا سلسلہ کار ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہوپ سو کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا، اس میں کئی پوائنٹس ایک عام الفاظ میں، ایک عام زبان میں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔